नमस्कार गाइस। मैं स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरोहण द राइजिंग में। सो जैसा कि आपको पता है कि हम बहुत ही सेंसिटिव और पब्लिक इश्यूज पे डिस्कस करते हैं। कल हमने डिस्कस किया था रिगार्डिंग द दिल्ली पोल्यूशन। आज हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द लेबर रिफॉर्म्स इन इंडिया। लेबर रिफॉर्म्स क्या हैं और लेबर शब्द कहाँ से आया और लेबर शब्द में क्या क्या आता है, एम्प्लॉयर क्या है, एम्प्लॉई क्या है। मेरे ख्याल से ये चीज़ें हमें पता है कि एम्प्लॉयर कौन होता है जो जॉब देता है, एम्प्लॉई कौन होता है जो जॉब करता है। ठीक है। लेबर किसको बोलते हैं? लेबर एक विस्तृत टर्म है जिसका कि सिंपल सा अर्थ ये है कि जो भी अ, किसी कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन के अंडर जो एम्प्लॉई है वो लेबर की श्रेणी में गिना जाएगा। ठीक है। और लेबर रिफॉर्म्स सबसे पहले किस लिस्ट में आता है? ये आता है कंकरेंट लिस्ट में, यानी कि समवर्ती सूची में, जिसमें कि सेंटर और स्टेट दोनों ही लॉ बना सकते हैं। ठीक है। सो अब रिसेंटली गवर्नमेंट ने कुछ लेबर रिफॉर्म्स किए थे और कंसोलिडेट किए थे 29 फ्रेगमेंटेड लेबर लॉ को सिंपली इंटीग्रेट किया था एक लेबर लॉ में, जो कि इंश्योर कर रहा था सोशल सिक्योरिटी एंड फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी। ठीक है। सो फ्रेगमेंटेड लॉ थे पहले, 29 लॉ थे, हमें पता भी नहीं था एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी कैसे काम करती है, किस बेसिस पे काम करती है, ये एक आम आदमी को तो पता नहीं होता है। इसलिए सरकारों ने क्या किया कि जो 29 फ्रेगमेंटेड लेबर लॉ थे उनको सिंपली इंटीग्रेटेड लेबर लॉ में चेंज कर दिया, ताकि आपको ज़्यादा लेबर लॉ के लिए या हमें ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, लेबर लॉ, इनके लिए ज़्यादा कुछ कॉम्प्लेक्सिटी या फ्रेगमेंटेशन जो है वो ना रहे। ठीक है। अब इसके फीचर्स क्या क्या हैं? सबसे पहले तो कोड ऑन वेजेस 2019। कोड ऑन वेजेस क्या है कि वेजेस, मिनिमम वेजेस सेट करने हैं। ठीक है। कोई किस काम को करता है अकॉर्डिंग टू हिज स्किल, हिज जियोग्राफिकल कंडीशन। ठीक है। तो एंड स्टेट की बैकवर्ड कंडीशन क्या है, स्टेट का प्रॉपर रिसोर्स एलोकेशन क्या है, तो उसी हिसाब से जो वेजेस हैं वो तय होते हैं। ठीक है। तो फोर वेजेस लॉ में क्या था? फोर वेजेस लॉ को किस में कन्वर्ट कर दिया? सिंगल यूनिफॉर्म वेज सिस्टम में। अब एक बात इसमें ध्यान देने वाली है, ये है कोड ऑन वेजेस 2019 वाले कोड में कि मिनिमम वेज फिक्सेशन जो है वो नेशनल फ्लोर वेज के अनुसार जो है वो सेट की गई है। तो इसके नीचे, यानी कि अगर मेरी नेशनल फ्लोर वेज अगर मेरा 20 फॉर एग्जांपल 500 रुपीज़ है पर डे का, तो वो नेशनल फ्लोर वेज के नीचे मुझे, चाहे वो कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट हो, ऑर्गेनाइजेशन हो या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, वो मुझे नेशनल फ्लोर वेज के नीचे जो पेमेंट है वो नहीं दे सकती सेट लिमिट के अनुसार। ठीक है, समझ आई? यानी कि मिनिमम वेज फिक्सेशन कर दी गई है कि अगर आपको दिहाड़ी मिलेगी तो 300 रुपये की दिहाड़ी मिलेगी। वो नेशनल फ्लोर वेज जो है वो उसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। ठीक है, 2019 में। तो इसका मतलब ये है कि अगर नरेगा में दिहाड़ी किसी स्टेट में 500 है तो वो 500 के नीचे नहीं दी जाएगी। ठीक है, वो 500 ही दी जाएगी, ना कि 499 या 498, उतनी भी नहीं दी जाएगी। ठीक है। इसके अलावा जो सेकंड रीज़न ये है कि अब ये जो नेशनल फ्लोर वेज है या मिनिमम वेज फिक्सेशन है, ये स्टेट टू स्टेट वेरी करेगा। हिमाचल में कुछ और होगा, पंजाब में कुछ और होगा, हरियाणा में कुछ और होगा। बट एक बार सेट क्राइटेरिया के नीचे जो है वो वेज एलोकेशन या वेज को उस सेट क्राइटेरिया के नीचे नहीं दिया जाएगा, ये कोड ऑन वेजेस 2019 बोलता है। सिंपल शब्दों में बोला जाए तो क्या बोलता है कि आपको निर्धारित मजदूरी के नीचे मजदूरी नहीं दी जा सकती अकॉर्डिंग टू 2019 कोड ऑन वेजेस। ठीक है। इसके अलावा जेंडर न्यूट्रलिटी एम्प्लॉयमेंट, यानी कि जेंडर के आधार पर आपका एम्प्लॉयमेंट वेज जो है वो कम ज़्यादा नहीं हो सकता, वो बराबर रहेगा। इंस्पेक्टर कम फैसिलेटर सिस्टम प्लस मॉनिटरी पेनल्टीज। तो मॉनिटरी पेनल्टीज में क्या होगा कि अगर इसका किसी ने पालन नहीं किया तो वो सिविल पेनल्टी या मॉनिटरी पेनल्टी जो है उस पर इम्पोज की जाएगी। और इंस्पेक्टर सिस्टम है, यानी कि
इंस्पेक्टर द्वारा रेगुलर ऑब्जर्वेशन या मॉनिटरिंग की जाएगी। इसके अलावा इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 है, जिसमें कि फॉर्मलाइजेशन की गई है फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट की, और डिजिटाइज किए गए हैं एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड्स को। ठीक है, डिजिटलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड्स जो हैं वो इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 के अंडर किए जा रहे हैं, ये हमें याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने दो कोड 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 कौन कौन से पढ़े? एक तो कोड ऑन वेजेस 2019, जिसमें कि 4 वेजेस लॉ थे, उसको सिंगल यूनिफॉर्म वेज सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया गया और मिनिमम वेज फिक्सेशन कर दी गई। स्टेट टू स्टेट वेरी करेगा, बट नेशनल फ्लोर वेज के नीचे किसी को सैलरी या किसी को वेज नहीं दिया जाएगा। जेंडर न्यूट्रलिटी यानी कि लैंगिक समानता जो है वो निर्धारित की जाएगी। इसके अलावा इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 में क्या किया? डिजिटाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड्स, यानी कि उसकी डिजिटलाइज जो प्रति होगी इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 में किसी एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड्स की, वो आपको प्रदान की जाएगी। ठीक है, या किसी साइट पे वो उसको डाल देंगे, या किसी पोर्टल पे उसको अपलोड कर देंगे, या आपको वो डिजिटली या आप उसको किसी चैनल के थ्रू डिजिटलाइज चैनल के थ्रू उसको आप उसको एक्सेस कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन को। ठीक है, अनलेस की पेपर रिकॉर्ड्स, ऐसे पहले पहले होता था कि डिपार्टमेंट्स में पेपर ही पेपर वर्क होता था। आप किसी डिपार्टमेंट में चले जाओ, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में चले जाओ, तो वो आपको पेपर वर्क बड़ा करना पड़ता था। ये पेपर भरो, ये फॉर्म भरो, उसके बाद अलग अलग से फॉर्म भरो, फिर उस विंडो में जाओ। तो अब इसमें क्या हो गया कि इंटीग्रेटेड और डिजिटलाइज कर दिया गया एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड्स को। ठीक है, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि जब पेपर एडमिनिस्ट्रेशन होती है, ठीक है, तो उसमें कॉम्प्लेक्सिटी और ब्यूरोक्रेटिक ड्रैग बड़ा ज़्यादा आता है उस टाइम। ठीक है, उसमें आप ये नहीं कर सकते कि आप उसको डिजिटलाइज कर रहे हो किसी एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को, आप अगर डिजिटलाइज कर रहे हो तो उसका मतलब ये है कि आप उसकी इंफॉर्मेशन को बड़े आसानी से अपने फ़ोन मोबाइल फ़ोन या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के थ्रू बड़े आराम से आप इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, जो कि वो इन्फॉर्मेशन अपने पोर्टल पे अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, इससे क्या होगा? इससे एम्प्लॉयमेंट, इसमें इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के लिए भी ठीक रहेगा, क्योंकि ज़्यादा पेपर रिकॉर्ड होगा तो क्या होगा, इन्वायरमेंट और इकोलॉजी पे भी प्रेशर आएगा, बर्डन आएगा। ठीक है, तो ये एक सराहनीय कदम है। इसके अलावा कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, जिसमें कि ESIC कवरेज नेशन वाइड दी गई है। ESIC कवरेज क्या होती है, मैं इसके बारे में बताता हूँ। ESIC कवरेज होती है, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट डाटा जो है वो कंपनी टू कंपनी जो होता है वो एक रिकॉर्ड होता है, वो एक ESIC डाटा होता है, एक रिकॉर्ड होता है कंपनी टू कंपनी। जैसे मान लो आप किसी प्रीवियस कंपनी में काम कर रहे हो, तो आपका जो ESIC एक पोर्टल बनेगा, तो आपका जो वर्क एक्सपीरियंस होगा, जो आप कंपनी में काम करते थे, आपकी जो प्रोडक्टिविटी थी, वो सारी ESIC के थ्रू जो दूसरी कंपनी है डाटा है उसको भेजा जाएगा। एक एविडेंस के तौर पे काम करता था कि आपकी प्रोडक्टिविटी कितनी थी, आपका एक्सपीरियंस कितना है, आपने क्या काम किया है, आप किसमें अच्छे हैं। ठीक है, तो ये एक लॉजिकल डाटा के रूप में काम करता है। ठीक है, जो कि आपके एम्प्लॉयमेंट के टाइम पे काम आता है कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी के अंतर्गत। इसके अलावा कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी में क्या है, आपका PF फैसिलिटी होगी, जो कि आपको गिग इकोनॉमी में मिलेगी। गिग इकोनॉमी में क्या होता था कि PF फैसिलिटी नहीं मिलती थी, तो अब गिग इकोनॉमी में अगर आपका बॉन्ड जो है वो 1 ईयर तक भी है, तो आपको PF की फैसिलिटी प्लस ESIC कवरेज जो है वो नेशन वाइड मिलेगा, इररिस्पेक्टिव टू स्टेट्स एंड इररिस्पेक्टिव टू यूटीज। तो हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए, एक तो मिनिमम वेज फिक्सेशन नेशनल फ्लोर वेजेस के अंतर्गत, एक ESIC कवरेज नेशन वाइड, और PF कवरेज, ये आपको गिग इकोनॉमी में भी अब मिलेगी। अगर कोई व्यक्ति जोमेटो के लिए काम करता है, किसी और स्विगी वगैरह के लिए काम करता है, तो उसको भी सोशल सिक्योरिटी जो है वो मिलेगी और मिलनी भी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं इसके चैलेंजेस के बारे में। सबसे पहला चैलेंज तो ये है कि फ्रेगमेंटेड एंड कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी फ्रेगमेंटेशन है। ठीक है, जब मैं बोल रहा हूँ कि फ्रेगमेंटेशन है और कॉम्प्लेक्सिटी है, तो इसका मतलब ये है कि ब्यूरोक्रेटिक ड्रैग और एक्सेसिव ब्यूरोक्रेसी, और इसके अलावा कॉम्प्लेक्सिटी, रेगुलेटरी कॉम्प्लेक्सिटी। तो ये चीज़ें जो है वो प्रोसीजरल डिले, ये चीज़ें जो है वो आमतौर पर एक चैलेंजेस के रूप में सामने आती ही हैं। ठीक है, इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन, अब हर स्टेट कोऑर्डिनेट किस हिसाब से करेगा, वो एक अलग चैलेंज बन जाता है। लार्ज इनफॉर्मल वर्कफोर्स, क्योंकि 90% ऑफ इंडियाज वर्कफोर्स रिमेन
इनफॉर्मल, यानी कि अबव टू 90% जो इंडिया की वर्कफोर्स है वो इनफॉर्मल है। तो ऐसे में इतने ज़्यादा संख्या में इस सुधारों को, इन रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट करवा पाना अपने आप में एक चैलेंज है, क्योंकि इंडिया इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री। तो ऐसे में अगर 92% ऑफ इंडियन वर्कफोर्स रिमेन इनफॉर्मल, दैट इज़ अ बिग चैलेंज टू इम्प्लीमेंट द लेबर रिफॉर्म्स। उसके अलावा लो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, ओनली एक डाटा मेरे को पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे से मिला था कि ओनली 41% ऑफ वुमेन इन 2023 टू 2024 फाइनेंशियल ईयर जो है वो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में आ रही हैं। ठीक है, 41%, यानी कि हाफ भी नहीं है। तो हमें वुमेन LFPR जो है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है वो बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए जो वुमेन को एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड या अदर फैसिलिटीज़ जो हैं, ठीक है, और जेंडर न्यूट्रलिटी एम्प्लॉयमेंट जो है वो मिलनी चाहिए। ठीक है, तो इसके अलावा और भी चैलेंजेस हैं, जैसे इंडस्ट्रियल और पॉलिटिकल अनविलिंगनेस भी है। ठीक है, वो अलग सी बात है, वो एक अलग फैक्टर हो जाता है। इसके अलावा अब वे फॉरवर्ड में क्या कर सकते हैं, इसको कैसे ऐड कर सकते हैं? वे फॉरवर्ड में हम सिंप्लीफाई और डिजिटलाइज कर सकते हैं कॉम्प्लाइंस प्रोसीजर को। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बोल रहा हूँ कि सिंप्लीफाई और डिजिटाइज करना है प्रोसीजर को, सो मैं क्या करूँगा कि जो इन्फॉर्मेशन है, जो नोटिफिकेशन है, वो सिटीज़न चार्टर के अंतर्गत अपनी साइट पे अपलोड करूँगा, चाहे वो मेरा NCS पोर्टल है, चाहे वो ई श्रम पोर्टल है, चाहे वो श्रम सुविधा पोर्टल है। ठीक है, मैं एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज़ की जो एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट और एम्प्लॉयज़ की स्किल जो है वो एक प्लेटफॉर्म पे जाके उसको क्या कर दूंगा, सिंप्लीफाई और डिजिटाइज कर दूंगा। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे लेबर रिफॉर्म्स और आसानी से प्रखर के सामने आएंगे। ठीक है, दूसरा, इंटीग्रेटेड डिजिटल लेबर पोर्टल्स। अब इंटीग्रेटेड डिजिटल लेबर पोर्टल क्या होगा, जैसे अब फॉर एग्जांपल कि अगर मैंने कोई इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल्स में मेरी बीटेक है, ठीक है, और एक व्यक्ति की BA में, MA में, उसमें MA हिंदी में है, मास्टर्स। सो इसमें क्या ये बोल रहा है कि इसमें एक इंटीग्रेटेड डिजिटल लेबर पोर्टल, यानी कि इररिस्पेक्टिव टू योर डिग्री, योर क्वालिफिकेशन, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर की जो रिक्वायरमेंट है उसी के हिसाब से रिक्रूटमेंट होगी। ठीक है, ना कि आपकी फॉर्मल एजुकेशन के हिसाब से वो जो कैटेगराइज सिस्टम होगा वैसा नहीं होगा, सिर्फ नीड के बेसिस पे। अगर आपके पास स्किल है तो आप उस स्किल को उस पोर्टल पे जाके, इंटीग्रेटेड पोर्टल पे जाके अपलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई वैलिडेशन है, कोई स्किल है, कोई एक्सपीरियंस है, तो आप उसको वहाँ पे जाके कर सकते हो। इसमें इसको इंटीग्रेटेड डिजिटल लेबर पोर्टल बोलते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा ब्लॉकचेन इनेबल्ड बेनिफिट ट्रैकिंग, इसमें क्या होगा कि बेनिफिट ट्रैकिंग के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, तो हमें पता है कि कैसे कंप्यूटर्स जो है आपस में इंटरलिंक होके कैसे एक सिस्टम ग्रुपिंग की तरह काम करते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में। तो इसने बोला है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी लेबर रिफॉर्म्स को क्या किया जा सकता है, उसको सुनिश्चित किया जा सकता है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन और भी आसान और भी ईजी की जा सकती है। इसका भी मैं एग्जांपल दे देता हूँ साथ में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का। इसका एग्जांपल हम ऐसे ले सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल कि मैंने एक पायलट प्रोजेक्ट चला दिया कि किसको, एक हिमाचल के गांव में एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया, किसको एम्प्लॉयमेंट मिली है, किसको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिली है। तो मैं क्या करूँगा कि जितना भी स्टेट रिलेटेड डाटा है उसको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक ग्राफ के रूप में कन्वर्ट करूँगा और ग्राफ के रूप में देखूँगा कि किसको कौन बेनिफिट में आया है और किसको बेनिफिट नहीं मिला है। ठीक है, सो ये एक चीज़ होगी। इसके अलावा गवर्नमेंट बैक्ड डिजिटल वॉलेट्स हमें पता है, जिसमें कि आपका PF, आपका अनदर सोशल सिक्योरिटीज़ जो है वो ऐड ऑन होती हैं, मेडिकल इंश्योरेंस, क्लेम इंश्योरेंस जो भी है वो आपका इसमें इंक्लूड होता है सारा। ठीक है, तो ये कुछ लेबर गवर्नेंस के रिलेटेड हमारे कुछ वे फॉरवर्ड थे। हमने इस पर बात की फीचर्स के बारे में, जो जिसमें कि कोड ऑन वेजेस 2019, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 एंड कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020।
ठीक है, ये हमने डिस्कस किया, जिसमें कि हमने ESISE कवरेज नेशन वाइड और 4 वेजेस लो और मिनिमम वेज फिक्सेशन और नेशनल फ्लोर वेज के बारे में बात की। चैलेंज के रूप में हमने फ्रेगमेंटेड एंड कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी फ्रेगमेंटेशन, लार्ज इनफॉर्मल वर्कफोर्स और लो FLFPR के बारे में चर्चा की। लेबर गवर्नेंस के वे फॉरवर्ड के बारे में हमने सिंप्लीफाई किया डिजिटलाइज कंप्लाइंस प्रोसीजर को। इंटीग्रेटेड डिजिटल लेबर पोर्टल्स को बनने चाहिए, ब्लॉकचेन इनेबल्ड बेनिफिट ट्रैकिंग होनी चाहिए और गवर्नमेंट बैक्ड डिजिटल वॉलेट्स जो हैं वो इम्प्लीमेंटेशन उसकी होनी चाहिए। दैट्स ऑल। सो लेबर रिफॉर्म्स जो हैं, एट कंक्लूजन में लेबर रिफॉर्म्स जो हैं वो सोसाइटी की बहुत बड़ी नीड है, क्योंकि हमारी सोसाइटी जो एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज़ का मिक्सचर है, ठीक है। ऐसे में अगर एम्प्लॉयज़ ज़्यादा अब एम्प्लॉयर्स अगर ज़्यादा अपने आप को इवॉल्व करेंगे तो वो हमारी सोसाइटी ज़्यादा कैपिटलिज्म की तरफ जाएगी। और अगर एम्प्लॉयज़ अपने आप को ज़्यादा अपने आप को ज़्यादा समझे, अपने आप को ज़्यादा इवेल्यूट करेंगे तो हमारी सोसाइटी जो है वो एक जॉब ओरिएंटेड सोसाइटी बन जाएगी। तो हमें इस पे बैलेंस लाना है, हमें अपनी सोसाइटी जॉब ओरिएंटेड और जॉब गिवर सोसाइटी बनानी है। यानी कि उसको हमारी सोसाइटी जो है वो मिक्स सोसाइटी का मॉडल है, ठीक है, जिसमें कि हमारी इकोनॉमी में जॉब्स भी क्रिएट हो रही हैं और जॉब्स करने वाले भी हैं। दोनों का मिक्सचर जो है वो ठीक होना चाहिए और दोनों की इंटरलिंकिंग होनी चाहिए, ताकि इकोनॉमी जो है वो अपनी 5 ट्रिलियन का जो हमने टारगेट रखा उसको अचीव कर सके। ठीक है, सो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ रहें, और यदि कोई मुझसे वीडियो बनाते समय कोई मिस्टेक होगी तो काइंडली इन्फॉर्म मी ऑन कमेंट सेक्शन। थैंक यू, हैव ए गुड डे।